अब ये था कि आपको याद हो कि रोजाना बाकायदा रेप कैंप्स बने थे जिसमें मुसलमान औरतों को बंद करके उनको रेप किया जाता था ताकि अगली नस्ल जो सब सर्ब हो वो मुसलमान न हो। आपको ये भी मालूम है सेब्रेनिसा में क्या हुआ, कितने हजार, 8,000 नौजवान लोगों को खड़े करके, और यूएन फोर्सेस नेदरलैंड्स के पास थी, हॉलैंड की, उनके पास इन्होंने गोली से मार के मास ग्रेव में दफन कर, क़यामत थी। कहने का मतलब यह है कि ये वो जो कत्लो गारतगरी का जो एक मरकज रहा सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, यूगोस्लाविया के फिशार के बाद, वो अब फिर ये आग वहां फैलाई जा रही है। एक्सप्रेशन एक है अंग्रेजी में, आफ्टर मी द डिल्यूज। एक तरफ तो अमन की बात हो रही है कि भाई सब लोग मिल जाओ, ये झगड़े बंद करो, हम लोगों को एक्सप्लॉइटेशन बहुत हो गया है, अब ना हो। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ अलायंसेस बनाए जा रहे हैं जंग के लिए, क्योंकि वो जो मुल्क है वो पीस की बात इसलिए नहीं कर सकता कि उसके कंधे के दोनों तरफ यानी मुमकिन नकीर की तरह वहां बैठे हुए हैं। एक तरफ रैथियन है जो कि आर्म्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जो मार्टिन लॉकहीड है, बोइंग है, ग्रमन है, ये जो बड़ी बड़ी जिनको डोनर्स कहते हैं, ये वो कंपनीज हैं जो अमेरिका की इक़्तिसादी हालत को संभालती हैं। तो यानी अगर अमन हो जाए, अगर अमेरिका अमन में मुलव्वस हो जाए तो रोटी रोजी के लाले पड़ जाए वहां पे। यानी जंग बहुत जरूरी है इंपीरियलिज्म के लिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। और नकवी साहब की एक बात जो बहुत ही सटीक, सीधे सीधे सही साबित हो रही है, वो है यूक्रेन जंग में क्या कुछ होना है, आखिर क्या होगा, और इस जंग के नतीजे में दुनिया में कितनी बड़ी तब्दीलियां देखी जा रही हैं, उस पर खास आज बात करेंगे। इस वक्त क्या सूरत हाल है यूक्रेन जंग की, क्या कुछ है जो अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज जिन्हें नेटो कहा जाता है, यूरोपियन मुल्क, और जेलेंस्की वो कहां परेशान है, और मॉस्को में क्यों बहुत ही सुकून है। सुकून मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुद चीन के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में मॉस्को गए थे, उसके अलावा सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद वहां गए थे, और वो खुद भी व्लादिमीर पुतिन भी इस जंग के दौरान कई गैर मुल्की दौरों पर जा चुके हैं। आमतौर पर जंग के हालात में ऐसा नहीं होता। उस जंग में क्या कुछ हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा सीरिया में अमेरिका ने ये कहते हुए कि प्रो ईरान ग्रुप्स पर उसने हमला किया है, उसके क्या मानी है, और उसके अलावा बशर अल असद के रूस और यूएई की विजिट, और उसके बाद अमेरिका की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है, वो सब समझेंगे। इस इलाके को समझ करके मैं कई बार अक्सर अपने देखने वालों को कहता रहा हूं कि अगर इस मिडिल ईस्ट के इलाके की पॉलिटिक्स को सही से समझ लिया जाए तो बहुत सी दुनिया में होने वाली सियासी बदमाशियां समझ में आ सकती हैं। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि सबसे पहले मैं यूक्रेन जंग पर जाना चाहता हूं, जिस पर आपने अब से पहले भी बहुत सी बातें कही हैं। अब उसी तरफ रास्ता बढ़ रहा है, उसी तरफ नतीजे तकरीबन सामने आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं अब इसको? काजमी साहब, अभी मैं एक दावत में गया दिल्ली में। कॉकटेल पार्टीज होती हैं शाम के वक्त, दोस्त, जान पहचान के लोग, दोस्त। तो मैंने देखा कि लोग कुछ मुझसे नजर चुरा रहे हैं। मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा भाई तो हमारे जान पहचान के लोग हैं। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि हमारा पूरा एलीट, पूरा, यानी उसमें एक आध कहीं अगर मिल जाए जो कि अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग लगता हो,
तमाम इश्यूज पे वो नहीं दिखता। सब के सब कंडीशनड हैं उसी एक मीडिया के, जो कि उनको बीम कर दिया करता है अपने, यानी खुद अपने प्रोपेगेंडा का जो वेस्टर्न मीडिया शिकार है इस वक्त, उसी का शिकार हमारी एलीट भी है। और उनकी समझ में, और वो मुझसे इसलिए चुरा रहे कि मैं पहले दिन से, देखिए मुझे अमेरिका से कोई बोझ और बैर नहीं है। मैं वहां प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रहा हूं, मैंने वहां का अखबार जो है बॉस्टन ग्लोब, उसमें मैंने काम किया है, मेरे वहां दोस्त हैं, मुझे उससे कोई बैर नहीं। लेकिन सिर्फ ये है कि भाई क्या करूं, मेरी आदत है इंडिपेंडेंट रहना, और सोच मेरी जो है वो मैं उसको अप्लाई करता हूं। जो मैंने सीखा है, जो प्रिंसटन में सीखा है, वो यही था कि भाई अपनी सोच जो है वो बिल्कुल सटीक रहना चाहिए। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं तो यूक्रेन जंग के बारे में कि भाई यूक्रेन जंग में, ये तो खैर जो इन्वेजन हुआ ये तो गलत हुआ, मान लिया, लेकिन इससे करवाया किसने? यानी आप 1991 से अभी तक रूस को प्रोवोक करते चले आ रहे हैं कि हम नेटो को आगे बढ़ाएंगे, नेटो को आगे बढ़ाएंगे। बुखारेस्ट समिट हुई 2008 में, वहां पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि ये एग्जिस्टेंशियल मामला है हमारे लिए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये रेड लाइन अगर आपने क्रॉस की, हम जॉर्जिया को और यूक्रेन को नेटो में लाएंगे, यानी हम बिल्कुल नेटो, इसको यूक्रेन को बलवाक बना देंगे रूस के खिलाफ नेटो का। ये उन्होंने कह दिया था साहब कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर इधर हाल में जब ये जिसे वो कहते हैं कि स्पेशल ऑपरेशन उन्होंने शुरू किए 24 फरवरी को, तब एक ड्रम बीटिंग हो रही है, फौजी आने वाली है, फौजी आने वाली है, यानी आप बिल्कुल प्रोवोक कर रहे हैं। अच्छा, उस बीच में क्या हुआ, डॉनबास में 14,000 वो लोग जो रूसी थे उनको मार दिया गया, उसका कहीं तस्करा नहीं। तो मैंने ये सब चीजें देखी, मैंने कहा भाई देखो, ये वेस्टर्न मीडिया जो है ये सब, इसमें हमारे दोस्त हैं, मैंने इनके साथ काम किया है, लेकिन ये एक तंजीम, एक प्रोग्राम है, एक प्रोजेक्ट के तहत आते हैं जब जंगे होती। इत्तेफाक की बात यह है कि अमेरिका मुस्तकिल जंगों में मुलव्विस रहा है जब से सोवियत यूनियन गिरा है, तब से, अभी उससे पहले भी, लेकिन उसके बाद तो खास करके। और उन सब जंगों में उसने मुखी खाई है, कहीं कोई एक नहीं जहां के उन्होंने जिस लिए वो गए थे वो उनको मिल गया हो। तो मैंने इन सब चीजों को अपने तरीके से देखा, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की जंग खत्म पे है अब। अच्छा, आपने 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 कई बार अब से पहले एक बात कही कि ये अमेरिका और यूरोपियन मुल्क जेलेंस्की को, यानी यूक्रेन को, वो हथियार नहीं दे रहे जिन हथियारों से रूस के खिलाफ वो कुछ कार्रवाई कर सके। वो सिर्फ कहते हैं हम डिफेंसिव देंगे। और खुद जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में जाकर के मुलाकात भी की, उसमें भी वो बात नहीं बनी। और अब वो बिल्कुल खुल करके कह रहे हैं जेलेंस्की कि अगर आप मुझे जंगी जहाज नहीं दोगे, रॉकेट और मिसाइल नहीं दोगे, तो ये जंग बहुत लंबी चलेगी। तो ये बात तकरीबन वहीं आ रही है जो बात आप कह रहे थे। अब क्या लगता है, क्या ये जो चीन ने फॉर्मूला दिया है, चीन ने एक फॉर्मूला दिया है जिसके बारे में पुतिन और शी जिनपिंग के बीच और में बात, उसमें नेशनल सॉवरेनिटी के प्रोटेक्शन की बात है, जी जी यानी जी यूक्रेन की नेशनल सॉवरेनिटी प्रोटेक्टेड रहे। ये जी उसमें जी, वो 12 पॉइंट्स में एक ये भी है। हाँ, ये जंग उस वक्त ये लोग अभी इन्होंने तय नहीं किया है, हम्म वॉशिंगटन ने अभी तय नहीं किया है कि इसको किस तरह से खत्म किया जाए, लेकिन खत्म लड़ाई है। अच्छा, अब अमेरिका ऐसा अमेरिका ऐसा लग रहा है मुझे। अमेरिका अमेरिका की तरफ से एक शिकायत है जी पिन के फॉर्मूले के। वो ये कहते हैं कि जो इलाके कब्जा कर लिए गए रूस के जरिए, उनकी वापसी की अगर आप बात नहीं कर रहे तो आप रूस के हक में बात कर रहे हैं, ये आप मीडिएशन वाली बात नहीं कर रहे। ये अमेरिका को शिकायत है, आप क्या कहते हैं? तो अमेरिका ये चाहता है कि जो निगोशिएशन टेबल पे बैठ के किए जाएं उससे पहले वो अनाउंस कर दें
यानी भाई ये सब बातें हो सकती, भाई बात तो शुरू करें आप। सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन पहले टेम्परेचर नीचे किया जाए, पहले जंग खत्म हो। और ये जो कत्ल गारतगरी हो रही, अब इस वक्त मालूम है क्या है? 1:9, 1 रशियन सोल्जर टू 9 यूक्रेनियन सोल्जर्स। 1 फिर बीच में हो गया था 1:6, 1 मर रहे हैं, यानी मिलियंस मर रहे हैं और मुल्क बर्बाद करवाया जा रहा है इस आदमी के जरिए। और अब उन्होंने क्या किया है, यानी उधर यूरोप में जो खलफिशार है, हमारे पास खबरें नहीं है इसकी। अरे भाई इतना बड़ा मीडिया है, खुदा के वास्ते किसी को जर्मनी भेजो, किसी को फ्रांस भेजो, किसी को कहीं से खबरें। मालूम है जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी में 1380 में जो फाउंड्री बनी थी, एल्बा स्टील वर्क्स, आयरन वर्क्स, कुछ ऐसा है ना, बैंकरप्सी उसने डिक्लेयर कर दी। इस तरह की, यानी उनका जो क्राउन ज्वेल था वो बंद हो गया। और ये हमारे ओलोफ शोल साहब जो है, ये मुझसे आप लिख लीजिए, ये रहेंगे नहीं। ये रह सकते नहीं है, क्योंकि वहां का अवाम इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और खड़ा है। सड़कों पे लोग आ गए, वो खबरें हमें मिल नहीं रही हैं। अभी अभी पिछले दिनों एक पिछले अच्छा आप सुनिए, दिनों इन्होंने क्या हरकत की है इस वक्त। देखिए, ये वो इलाका है, यूक्रेन, रूस, मॉन्टेनिग्रो, मैसेडोनिया, ग्रीस भी उस किसी हद तक है। और ये सब एक, ये 11th सेंचुरी में जो फिशार हुआ था, जो डिवीजन हुआ था रोमन कैथोलिक चर्च का, तो एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च था और एक रोमन कैथोलिक चर्च रह गया। उसके ये सब ऑर्थोडॉक्स चर्च कहलाते हैं। कौन से? जो मैंने आपके गिनाए। यूक्रेन का भी वही है। बड़े, यानी इनके यहाँ बहुत ही सख्त और बहुत ही यानी कट्टर किस्म की एक क्रिश्चियनिटी की तस्वीर नजर आती, वो यूक्रेन में भी है। इन्होंने क्या किया, एक वहां पे इलाका है, बहुत बड़ा सा कंपाउंड, जिसमें ये इनकी मॉनेस्ट्रीज है, मॉनेस्ट्रीज या गिरजे, जिसमें कि मंक्स और प्रीस्ट और बिशप्स रहते हैं। और जहाँ ये वही मॉनेस्ट्रीज हैं इनके, आपने देखा कि वो छतें जो हैं वो उसके सोने के हैं। उसके सामने आपके कितने ही वेस्टर्न मीडिया के लोग, एंकर्स, खड़े होकर उन्होंने पीस टू कैमरे किए हैं। एक ने ये नहीं बताया कि अभी ज़ेलेंस्की साहब ने ये हुक्म दे दिया है कि उन गिरजों से जितने भी ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट हैं वो निकल जाएं, उस कंपाउंड को छोड़ें और जाएं अब यहां, क्योंकि ये साजिश करते हैं ऑर्थोडॉक्स चर्च वहां का जो है रूस का, उससे मिलके हमारे लोगों को डिवाइड करते हैं। अब ये झगड़ा है बहुत गहरा। इसमें क्या है कि एक वो एज़ोव बटालियन थी, जो कि तकरीबन फैशिस्ट है, जो कि अपने आप को नाजी स्वास्तिक वगैरह लगाती है, वो और ये सब लोग इस चर्च के खिलाफ है। क्यों? इन्होंने क्या किया कि 1991 में जबकि यूक्रेन अलग हुआ, तो एक तंजीम ये चली कि भाई हमारा, फिर 2004 में अगर आपको याद हो ऑरेंज रेवोल्यूशन की कोशिश हुई, 2014 में जो यूरो मैदान की रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें कि वो प्रेसिडेंट बदल दिए गए अमरीकियों ने, तो ये बाकायदा विक्टोरिया न्यूलैंड वगैरह ने उसमें ये खेल खेला। तो तब से ये हुआ कि एक गिरजा, ये जो ओवरऑल जो चर्च है ऑर्थोडॉक्स चर्च, उससे अलग हट के हमें एक अपना चर्च बना, जो कि हमारे नेशनलिज्म का हिस्सा हो। तो वो उन्होंने शुरू किया। जंग के बीच में कुछ उनकी कांग्रेगेशन भी बढ़ी, लेकिन जो ओवरऑल चर्च है उसमें जाहिर है इधर के लोग उधर के लोग बातें करते हैं। अब उसको आप कहते हैं कि ये साजिश है। एक तो ये है। दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि अभी हाल ही में, अगर आप लोगों को, आप सामाइन को, आपके व्यूअर्स को याद हो, अभी
1990s में ही जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा वैसे ही यूगोस्लाविया के टुकड़े टुकड़े हुए। अब जब यूगोस्लाविया के टुकड़े हुए, उन टुकड़ों में एक टुकड़ा अहम कैथोलिक था जो कि क्रोएशिया था, और एक अहम टुकड़ा ऑर्थोडॉक्स था जो कि सर्बिया था। इसी तरह से और भी टुकड़े चारों तरफ हैं। बीच में बोस्निया के मुस्लिम बचे हुए थे, बीच में, इन दोनों के बीच में। अब ये था कि आपको याद हो कि रोजाना बाकायदा रेप कैंप्स बने थे जिसमें मुसलमान औरतों को बंद करके उनको रेप किया जाता था ताकि अगली नस्ल जो सब सर्ब हो वो मुसलमान न हो। आपको ये भी मालूम है सेब्रेनिसा में क्या हुआ, कितने हजार, 8,000 नौजवान लोगों को खड़े करके, और यूएन फोर्सेस नेदरलैंड्स के पास, हॉलैंड की, उनके पास इन्होंने गोली से मार के मास ग्रेव में दफन कर, कयामत थी। वो हुई कैसे? जरा सा एक बैकग्राउंड, क्योंकि सामयीन के लिए भी ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एरिया अब खोला जा रहा है। जो मैं देख रहा हूं ये एरिया न्यूज में आएगा। क्या हुआ जब इसके यूगोस्लाविया टूट हिस्सों में बढ़ गया, इधर स्लोवेनिया है, इधर मॉन्टेनीग्रो है, इधर मैसेडोनिया है, इधर सर्बिया है, इधर क्रोएशिया है, तो ये हुआ कि इनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए। यूरोपियन यूनियन इसलिए बनी थी कि अब यूरोप में जंग नहीं होना चाहिए, तो अगर एक कोई इसको संभालेगा तो दूसरा उसकी तरफ चले जाएगा, जंग फिर शुरू हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने ये तय किया था कि हम सब मिलके रिकग्निशन देंगे। उससे पहले और भी कि क्या किया जाए इसके साथ, वो लंबी कहानी है। उसमें साहब हांस गेशर जो कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थे, बहुत ही बड़े फॉरेन मिनिस्टर थे, यानी फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं, वैसे तो किसिंजर भी फॉरेन मिनिस्टर थे और एक ये ब्लिंकन भी हैं, तो यानी कहाँ अलग अलग पाए के लोग होते हैं। तो वो गेशर बहुत बड़ा फॉरेन मिनिस्टर था। उसने क्या किया कि उसने यूरोपियन यूनियन से पहले ही क्रोएशिया को रिकग्नाइज कर दिया। क्रोएशिया कैथोलिक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जर्मनी की भी। एक और पहलू है, क्रोएशिया दूसरी जंग अजीम में एलाइज के साथ था, यानी जर्मन्स के साथ था। उसी जमाने में पोप ने, जो कार्डिनल कुकरिज थे इसके जागरेब, यानी क्रोएशिया का जो बड़ा गिरजा है, उनको सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई ये रिकग्निशन सही है। अब आप देखिए क्या दिमाग में आया, एक्सेस एक्सेस, वही वही फैशिस्ट, वही जर्मनी, वही इटली, ये सब मिले जा रहे हैं। तो इधर से दौड़ के बर्तानिया ने सर्बिया का साथ दे दिया। तो जो खून खराबा हुआ है, लाखों लोग बुरी तरह से मारे गए, फिर वो रुका, और रुक के अमेरिकन ने, अब ये एक नाजुक मामला है, इसको अगर आपके सामाइन समझ लें तो आगे की कहानी इनकी समझ में आएगी। अमेरिका ने बमबारी की सर्बिया की, सर्बिया की बमबारी, क्योंकि वो कोसोवो के मुसलमानों के ऊपर ज्यादतियां कर रहा था, ऑपरेशन कर रहा था। मैंने वहां जाके देखा भी, प्रिस्टीना में एक स्कूल है। अब स्कूल में जो जो बॉस्टन जो अल्बेनियन मुस्लिम्स हैं उनके स्कूल में टेलीफोन नहीं है, और जो सर्ब्स हैं उनके स्कूलों में टेलीफोन भी है, और तमाम ये इस किस्म के डिफरेंसेस। उन्होंने साहब कोई बॉम्बिंग की, बॉम्बिंग करने के बाद कोसोवो बनाया। कोसोवो एक वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो कि अमेरिकियों ने बनाया, और वहां की स्ट्रीट्स क्लिंटन का नाम से बनी, यानी एक अजीब और गरीब मौजूद, जबकि दुनिया अमेरिका के खिलाफ थी, कोसोवो के मुसलमान इनकी दुहाई कर रहे थे। क्यों हुआ ये क्यों हुआ? इसलिए कि अमेरिका को रूस की आंख में ये हुब्बे अली कम, बुग़्ज़े माविया ज्यादा, यानी ये बोस्निया कोसोवो के हक में कम, ये रूस, क्योंकि सर्बिया और ये जितने ये तो सब ऑर्थोडॉक्स हैं,
दूसरे ये सब स्लाविक लोग। तो यानी हम इनको यहां घुस के इनके मुल्क में एक मुस्लिम एन्क्लेव बना दें, जो कि इनको इनके दिल में हमेशा सीनों पे सांप लौटेगा। क्यों? क्योंकि कोसोवो वो जगह है जहां के ऑर्थोडॉक्स चर्च की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्रीज हैं। वहां पे एक जगह है मॉन्यूमेंट ऑफ कोसोवो, जहां पे कोसोवो की जंग हुई। वो जंग क्या थी? वो जंग ये थी कि सर्बियन फोर्सेस ने ऑटोमन फोर्सेस को रोका। हालांकि वो हार गए वो जंग, लेकिन उसको वो सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल जैसे करबला का मामला है कि हम लोग ये इमाम हुसैन की शहादत हो गई, लेकिन जो मकसद था वो पूरा रहा। और यहाँ पे भी ये लोग सेलिब्रेट करते हैं कि मकसद जो था वो ये था कि हम ऑटोमन्स को, तुर्कों को यूरोप न जाने दें। ये उनको बड़ा फख्र है कि हमने यहीं पे इस जंग से उनको रोक दिया। ये सब मिथोलॉजी है। अब आप क्या कर रहे हैं कि उनके पादरियों को आप उनकी मॉनेस्ट्री से निकाल रहे हैं। इसका असर इन तमाम जगह होने वाला है। आप समझे कि नहीं? ये वो जगह है जिसकी की हिस्टोरिक मेमोरी बहुत गहरी है। यानी अभी तक वो कोसोवो को भूले नहीं है सर्बियंस। वहां पे कोसोवो का एक छोटा सा इलाका है मित्रोविचा। मित्रोविचा में अभी उन्होंने कब्जा कर रखा है, टो होल्ड, क्योंकि किसी दिन हम अपनी मॉनेस्ट्रीज को वापस लेंगे। कोसोवो वो मुल्क है वाहिद दुनिया में जहां हर सेक्टर में यूरोपियन फोर्सेस प्रोटेक्ट करती हैं उसको। यानी वेस्ट में है तो इटालियन फोर्सेस हैं, मित्रोविचा में फ्रेंच हैं। फिर जब इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो आखिरी दिन रूसी, हम वहां मौजूद थे, रूसी अपने ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स लेके घुस गए प्रिस्टीना के एयरपोर्ट पे। इन्होंने बिल्कुल उनको काट दिया था। तो वहां पे उनका एक टो होल्ड हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये वो जो कत्लो गारतगरी का जो एक मरकज रहा सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, यूगोस्लाविया के फिशार के बाद, वो अब फिर ये आग वहां फैलाई जा रही है। एक्सप्रेशन एक है अंग्रेजी में, आफ्टर मी द डिल्यूज। ठीक है, हम तो पिट रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसी शगुफा छोड़ जाएंगे जिसके की फ्लेयर तमाम इस इलाके में आग फैलाएंगे। ये इसका बुनियादी मकसद ये है। और इसका दूसरे इसका प्रोवोकेशन होगा रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के यहाँ। भाई हमारे भाइयों को आप निकाल लें। उन्होंने बेचारों ने जाके पोप से शिकायत की है कि भाई बचाइए, ये कौन लोग, अच्छा है कहाँ? यूक्रेन के 80% लोग ऑर्थोडॉक्स हैं और सिर्फ 10% कैथोलिक्स हैं। बाकी 200,000 यहूदी हैं। अच्छा, ये हरकत कर कौन रहा है? ये ज़ेलेंस्की साहब कर रहे हैं। बड़ा सेंसिटिव मामला है, कहने की बात नहीं है, लेकिन अब ये खुद जू हैं, ये जूइश हैं। अब ये ऐसी हरकत कर रहे हैं तो उसका असर क्या होगा? यानी लोग जब रिलीजन के मामले में आप खेलने लगे तो फिर तमाम परतें उसकी खोली जाने लगती हैं। तो एक तो ये देखिए, मैं अपने दर्शकों से बताऊं, देखिए इतनी गहराई से आम तौर पर हम लोग जब मिडिल ईस्ट को समझते हैं तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि किस मुल्क में किस मसलक के लोग ज्यादा हैं, खासतौर पर अहले सुन्नत के। लेकिन नकवी साहब को इतनी गहराई से ईसाइयों के बीच में भी जो इख्तलाफात हैं उसका जो आपने डिटेल दी है वो बहुत ही गैर मामूली है। और जब आप कोसोवो की बात कर रहे थे तो मुझे याद ये आ रहा था कि जैसा कि आपने कहा कि यूरोप में अमेरिका के जरिए बनाया गया कोसोवो तनहा मुस्लिम मुल्क है। तकरीबन ऐसा ही लगता है जब ये चीन के वीगर मुसलमानों की बात उठाता है अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया। वहां क्या कुछ मकसद है वो हम बाद में किसी वक्त समझेंगे। अब मैं नकवी साहब समझना चाहता हूं ये सीरिया में क्या कुछ हो रहा है, ये ऐसे वक्त में जबकि इजराइल के अंदर खलफिशार है, अंदरूनी सियासत का इतना बुरा हाल है कि फौजी रिपोर्ट नहीं करना चाहते। एक बड़ी तादाद, बताइए जो उनके चीफ हैं, जनरल मिली, पूरा नाम क्या है? जी जी, जनरल जनरल
मिली हुमायूं हैं, हाँ मिली बहरहाल मिली। उनकी जो चीफ है, हाँ हाँ। उन्होंने एक बात पहले तो ये कही कि ये जंग अब जीती नहीं जा सकती, अब यूक्रेनियंस शुड थिंक ऑफ द नेगोशिएटिंग टेबल, ये बात हम्म उसने वहां कही। हम्म उसके दूसरे दिन वो नमूदार हुए सीरिया में, यानी हम्म आर एक्शन इन सीरिया, यानी ये ना समझो कि हम खत्म हो गए, हम्म वहां पे द जंग इज गोइंग, वॉर इज गोइंग बैडली, हम्म बट वी आर स्टिल गोइंग टू डिग आवर हील्स इन जहां जहां हमारे इंटरेस्ट है। हम्म वहां नॉर्दर्न इलाकों से तेल ये टैंकर में चुरा चुरा के ले जाते हैं। हम्म भाई यही इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म का ये जो रुख है, हम्म भाई कैपिटलिज्म एक जमाने में एक्सेप्टेबल कमोडिटी थी, हम्म लेकिन अगर उसका नाम सिर्फ डकैती हो जाए कि हम कदाफी के पैसे नहीं वापस करेंगे, हमारे यहाँ मिलियन रखे हुए हैं लेकिन कोई लॉ नहीं है जिससे आप वो ले सकें, सऊदी घबराए हुए हैं। भाई उनके कजा पास कजा कजाफी के नहीं देंगे, ईरान के नहीं देंगे, और हालिया बिल्कुल ताजा तो अफगानिस्तान के पैसे नहीं देंगे। जी ये जी ये जी ये जी जी देखिए, जी जी जहां जी इतनी भुखमरी है, इतनी जी भुखमरी है जी कि लोगों को एक वक्त का भी खाना ठीक से मिल पा जी रहा है या नहीं, जी जी वहां जी तक के भी जी जी पैसे अमेरिका ने दबाए हुए हैं। तो जी। ये अभी जो तो अभी जो सीरिया में हो अब ये सीरिया देखिए है क्या, इस इलाके को जरा तस्वीर देखिए, सऊदी अरेबिया और ईरान में किसी हद तक समझौता हो गया, अब वो समझौता कितनी दूर जाएगा, उसमें कितने हिकअप्स होंगे वो हम जानते हैं, हम्म लेकिन बहरहाल ये कि गुफ्तगू शुरू करा दी गई। फिर ये हुआ कि अंकारा में और दमिश्क में गुफ्तगू शायद शुरू हो जाए, उसके हम्म लिए 3 डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को गए, बशार अल असद मॉस्को गए, हम्म बशार अल असद यूएई में जाके मिले, बातें हो रही थी कि बशार की और एर्दोगान की मुलाकात हो जाए, शायद कोई समिट की कोशिश हो रही थी। वो एर्दोगान इसलिए चाहते हैं कि उनका मामला जरा सा नाजुक है, इलेक्शन मई में होने वाला है, वो जी चाह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई दोस्ती की तस्वीर बन के कटआउट लग जाए अंकारा में और इस्तांबुल में और इजमीर में और तमाम जगह, तो शायद उनकी जान बचे, इलेक्शन में जीत जाए फिर से। और उसके बाद ये सऊदी का इनका समझौता हो ही चुका है, और धीरे धीरे अरे वहां यहाँ का सफीर, टर्किश सफीर अभी गया है इजिप्ट, इजिप्ट में फॉरेन मिनिस्टर गए हैं इजिप्ट, बड़ी बहुत अहम बात है वो, यानी ये समझ लीजिए कि क्या जनरल सीसी के तुर्की के और इजिप्ट के रिश्ते हमवार तभी हो सकते हैं जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड को कोई थोड़ी सी स्पेस दी जाए। अगर वो दी गई तो सीसी साहब का क्या होगा, यानी उसके बहुत से रेमिफिकेशन हैं और उसके असरात हमास पे भी होंगे, क्योंकि हमास मुस्लिम ब्रदरहुड है। और लीबिया में भी यानी होंगे, और लीबिया में भी होंगे असरात, लिबिया में लीबिया भी में भी। होंगे। हाँ, ये वहां भी अलग अलग तो ग्रुप्स को तो सपोर्ट करते ये जो सब यहाँ पे तो अमन की बातें हो रही, वहां क्या है कि हम जाके एक जापान को और साउथ कोरिया को इसलिए चूल्हे कसें क्योंकि हमें अलायंस बनाना है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ और चाइना के खिलाफ, हमारे यहाँ आके चूल्हे कसें क्योंकि हमको उनको एक इंसर्कलमेंट ऑफ चाइना के खिलाफ एक अलायंस बनाना है, हम क्वाड को मजबूत करें क्योंकि चीन के खिलाफ एक एक मरकज बनाना है, हम ऑकस, यानी ऑकस जो कि अब से 15-20 साल के बाद होगा, लेकिन हैं। उसके ढिंढोरा अभी से पीट रहे हैं कि उसमें तमाम न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में और बरतानिया में और अमेरिका में बनने लगेंगी। तो ये सब क्या, एक तरफ तो एक तरफ अमन की बात हो रही है, जरा सामईन इसको ठंडे दिल से देखें, एक तरफ तो अमन की बात हो रही है कि भाई सब लोग मिल जाओ, ये झगड़े बंद करो, हम लोगों को एक्सप्लॉइटेशन बहुत हो गया है, अब ना हो, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ अलायंसेस बनाए जा रहे हैं जंग के लिए, क्योंकि वो जो मुल्क है वो पीस की बात इसलिए नहीं कर सकता
कि उसके कंधे के दोनों तरफ, यानी मुमकिन नकीर की तरह वहां बैठे हुए हैं। एक तरफ रैथियन है, जो कि आर्म्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जो मार्टिन लॉकहीड है, बोइंग है, ग्रमन है। ये जो बड़ी बड़ी, जिनको डोनर्स कहते हैं, ये वो कंपनीज हैं जो अमेरिका की इक्तिसादी हालत को संभालती हैं। तो यानी अगर अमन हो जाए, अगर अमेरिका अमन में मुलव्विस हो जाए, तो रोटी रोजी के लाले पड़ जाए वहां पे। यानी जंग बहुत जरूरी है इंपीरियलिज्म के लिए। देखिए, ये बातें कोई कहता नहीं था। ये बात कोई इसलिए नहीं कहता था कि यूनिपोलर वर्ल्ड में बुश साहब ने जो किया, और उसके बाद नियोकॉन्स ने वो लेके दौड़ गए आगे तक, और बीच में वो कैपिटलिज्म के अंदर के जो कॉन्ट्रडिक्शन हैं वो निकले। 2008 में अगर आपको याद हो, लेमन ब्रदर्स, उनका इतना बड़ा बैंक बिल्कुल क्रैश कर गया। अच्छा, वो सिस्टम अभी कितने सैकड़ों कंपनीज बैठ गई वहां। फेडरल रिजर्व बैंक ने पैसे भर भर के इनको दिए कि भाई कैपिटलिज्म को संभाले रखो, और उसके बावजूद क्या हुआ? अभी आपने देखा सिलिकॉन वैली का बैंक बंद, फिर उनका स्विस क्रेडिट, बहुत बड़ा बैंक, यानी उसकी तस्वीर देखिए तभी आपको अंदाजा हो जाए कितना बड़ा बैंक है वो, बंद। तो हालात जो हैं वो डामाडोल है। इस वक्त यूक्रेन का क्या होगा वो तय किया जा रहा है वॉशिंगटन में। और यूरोप का हाल क्या है? मैंने आपको बताया कि 1380 में, यानी उनका जो क्राउन ज्वेल है, वो वाली फाउंड्री बैंकरप्ट। और एक ही नहीं है, कई। नतीजा ये है कि उनके जो सबसे बड़ा पावर हाउस था यूरोप का, जर्मनी, उसकी इंडस्ट्री टूटी हुई है, इकोनॉमिक हालत कमजोर है। अच्छा, यही आखिर में मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा कि ये बात बहुत बार सामने आ चुकी, सबूत भी सामने है कि अमेरिका ने यूक्रेन जंग के लिए रूस को प्रोवोक किया, और जंग का नतीजा अब ये आता जा रहा है कि यूरोपियन मुल्कों में बहुत बुरा हाल है। लंदन से रिपोर्टें आ रही हैं, खाने पीने की मुश्किलात हो रही हैं लोगों को बहुत सी जगहों पर। यानी जिन मुल्कों में लोग खुशहाली के लिए माइग्रेट करके जाकर के रहना चाहते थे, वहां वहां इतनी मुश्किलात हो रही हैं। तो आखिरकार क्या ये पोस्ट सोवियत यूनियन की जो जंगें अमेरिका की हैं, क्या ये आखिरी जंग साबित होने वाली है, जबकि यूरोपियन मुल्क जो हैं वो इकोनॉमिकली इतने कमजोर हो रहे हैं, खुद अमेरिका की चौधराहट कम हो रही है? अगर ये आखिरी होती काजमी साहब, तो आपको वो इशारे सीरिया में क्यों मिलते? ये आदत है, ये इंपीरियलिज्म की एक आदत है कि जब तक ये ना करेंगे वो अपने आप को वो बरकरार कैसे रहेंगे, क्योंकि उनको अब यहाँ पे तेल की खाने हैं, समझे? तो हालांकि बहुत कम तेल है सीरिया के पास, इतना नहीं है, लेकिन ये उसको चुरा चुरा के ले जाते हैं। और इन्होंने हमला किया था कि भाई इराक का सारा तेल मिल जाएगा, वो ना मिल पाया। तो इनके जो वॉर एम्स हैं वो फिलफिल हो नहीं पाए कहीं भी। अब यह है, अब खदशा ये है कि जो टेररिज्म का मामला है उसको कहीं फरोग ना दिया जाए, क्योंकि इसमें तो दो राय नहीं है कि इन्होंने इनके साथ ये मुलव्विस रहे हैं। यही आपके ऑस्टिन, लॉयड ऑस्टिन साहब, जो कि डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी हैं इस वक्त अमेरिका के, ये डायरेक्टली ट्रेन किया करते थे सीरिया में, बल्कि उनकी मातहती में लोग ट्रेन होते थे। और ये तो जनरल थे उन दिनों में, जो बशार असद के खिलाफ फोर्सेज हैं, उनको ये कहते थे मॉडरेट फोर्सेज को हम ट्रेन कर रहे हैं। और उनको जब ट्रेन कर चुके तो वो सब अपने अपने असलहे लेके जाके जमात अल नुसरा के साथ मिल गए। अब इनसे पूछा गया, ये मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं। ये इनसे पूछा गया सेनेट हियरिंग में कि भाई वहां कितने लोग आपके ट्रेन किए हुए लड़ रहे हैं? वो तो $500 मिलियन हमने आपको दिए थे, कितने लोग लड़ रहे हैं? चुप।
अरे भाई कुछ तो बताइए। उन्होंने कहा 4 और 5, यानी 4 और 5 लोग लड़ रहे हैं। यही ऑस्टिन साहब, और ये क्लिपिंग सी स्पैन पे मौजूद है, आप जाके देख लीजिए। सेनेट हियरिंग की, यानी ये मैं ऐसे ही कोई मुबालगा आ रहा ही मेरी नहीं है, ये आप उसको देख लीजिए। तो ये है, अब कहां तक ये चलेगा देखना ये। तकरीबन इसी किस्म की एक क्लिपिंग हिलरी क्लिंटन की भी मौजूद है तालिबान के बारे में, कि हमने ही सपोर्ट किया, हमने ही ट्रेंड किया। तो ये मुसलसल ये आप लोग गूगल करके इसको सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेंगी, और इनकी हकीकत यही है। मैं आप क्लोजिंग पे एक छोटा सा एक वाकया, मैं जब 98 में एक ही बार में गया हूं अमेरिका, और अमेरिकी हुकूमत के इनविटेशन पर जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तो एक शिकागो में कोई हिंदुस्तानी थे, वो मुझसे कहने लगे आपको कैसा लगा अमेरिका। अच्छा है, ठीक है। वो शायद ज्यादा तारीफ सुनना चाह रहे थे। तो मैंने कहा देखिए, आपकी तारीख इतनी छोटी है, आपकी कुंवारी जमीन और आपका इंटरनेशनल डाकू बादशाह, जब ये सब हो तो आपके लिए किस चीज की कमी रहेगी। तो तकरीबन ये चीजें साबित हो रही हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में चोरी, डकैती, जंगें, फसाद जहां कहीं होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स को भी लड़वाने तक में काम करते हैं, ऐसे भी सबूत सामने है। तो ये है हकीकत इन ताकतों की। आखिर में मैं फिर जिमी कार्टर का वो फिकरा आपके व्यूअर्स को सुना चुका हूं पहले भी। ट्रंप ने उनसे पूछा कि भाई चीन हमसे आगे बढ़ा जा रहा है, हम क्या करें। जिमी कार्टर, जो कि बहुत ही सोबर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा चीन ने एक जंग लड़ी 1978 में वियतनाम के साथ, बहुत छोटी सी लॉन्गसैन की बैटल में हार गए। उसके बाद आज तक चीन किसी जंग में नहीं मुलव्विस रहा है। हम यानी अमेरिका मुस्तकिल जंगों में मुलव्विस रहा है और रहेगा। तो वो अगर आगे बढ़ गया तो मुझे कोई हैरत नहीं। तो ये है हकीकत। जो समझने की बात है वो यही है कि जंगों से हालात बेहतर नहीं हो सकते। ये कुछ कंपनियां तो पल सकती हैं, कुछ कंपनियों की तिजोरियां तो भर सकती हैं, लेकिन मुल्क के लोग, वो उस मुल्क के लोग भी जो हमलावर हो या हमलावर के साथ हो, वो भी खुशहाल नहीं रह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।